हेलो एवरीवन, आप सब कैसे हैं? मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। मैं आकाश कुमार बड़ाना आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं मेरे प्यारे बच्चों। जैसे आपको पता है मेरे प्यारे बच्चों, बेसिकली हमारी आपका जो है मेरे प्यारे बच्चों हमारी आपका जो है मेरे प्यारा 10th क्लास है। 10th क्लास में हम लोग देख रहे हैं भारत एवं समकालीन विश्व, और इसी में हम बात कर रहे थे आपका भारत में राष्ट्रवाद। भारत में राष्ट्रवाद को लेकर हम लोग हमारा चैप्टर चल रहा था, और इसमें हम लोग जो था आपका एक एक करके भारत के कांग्रेस की स्थिति को पढ़ रहे थे। 1930 में हमने देखा कि कैसे डिप्रेस क्लास की स्थापना करते हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। दलितों को गोल में सम्मेलन में बैठते हैं, गांधी जी उनका विरोध करते हैं। बाद में 1932 में पूना पैक्ट समझौता होता है गांधी और अंबेडकर बीच दलितों की आरक्षित सीटों को लेकर। गांधी जी कह रहे थे कि जो सीटें हैं उन पर आपका सामान्य निर्वाचन होना चाहिए, जबकि अंबेडकर विशेष निर्वाचन की मांग कर रहे थे। इन सारी चीजों को हम लोग आपका देख चुके थे, बात कर रहे थे यहाँ तक। और मोहम्मद अली और हम देख रहे थे कि कांग्रेस से कैसे मुस्लिम लीग अलग, या मुस्लिम जो खेमा था वो अलग हो रहा था, कि हिंदूवादी संगठन, हिंदू महासभा जैसे चीजें कांग्रेस के पास आ रही थी। और बहुत सारी चीजें आपका क्या थी, कांग्रेस में ऐसी थी जिनसे दलित वर्ग उपेक्षा रखता था या उपेक्षा की जा रही थी। ये सारी चीज हम इसमें देख चुके थे, बात कर चुके थे। ठीक है, मुझे ये कहने में जरा सी भी हिचकिचाहट नहीं है कि अगर स्थायी सांप्रदायिक बंदोबस्त के तौर पर मुसलमान उनके भारतीय होमलैंड में अपनी संस्कृति और आपकी परंपरा के अनुसार स्वतंत्र विकास का अधिकार दिया जाए, तो भारत की स्वतंत्रता के अलावा अपना सब कुछ न्यौछावर करने को तैयार है। प्रत्येक समूह को अपने तरीके से स्वतंत्रता विकास अधिकार है। यह सिद्धांत संकुचित संप्रदाय की भावना से उपजा नहीं है, जो समुदाय के प्रति दुर्भावना रखता है और नीचा और अक्षम है, और अन्य समुदाय और रीति रिवाज और सामाजिक संसाधनों का आघात संपन्न करता है। कुरान की हिदायतों के अनुसार मेरा दायित्व है कि अगर जरूरत हो तो मैं उनका उपासना स्थल की रक्षा करूंगा, लेकिन भारत में सांप्रदायिक समूह में प्रेम करता हूं। मेरे जीवन और आचरण का स्रोत है। मुझे अपना धर्म और अपना साहित्य, अपने विचार और संस्कृति के बारे में बनाए रखें। मौजूदा चेतना में अपनी पूरी संजीवकारात्मक भाव से देखेंगे। ऐसे में उच्च स्तर का सांप्रदायिकता भारत जैसे देश के भीतर एक समुच्चय का निर्माण अपरिहार्य है। यूरोपीय देशों की तरह से भारतीय समाज की इकाइयां भू बेटियां बटी हुई हैं। भारत के सामुदायिक समूह की मान्यता दिए बिना ही यूरोपीय लोकतंत्र के सिद्धांत को लागू नहीं किया जा सकता। भारत के भीतर मुस्लिम लीग की स्थापना में मुसलमानों की ओर उठी मांग बिल्कुल सही थी। हिंदू सोचता है कि पृथक निर्वाचन का प्रस्ताव सारे राष्ट्र की भावना के विपरीत है, क्योंकि वे मानते थे कि राष्ट्र शब्द का मतलब ऐसे सार्वभौमिक विचरण से है जिसमें समुदाय की इकाई की अपनी निजी विशेषता बनाए रखने का अधिकार नहीं हो सकता। लेकिन हालात ऐसे भर नहीं है जिसमें नस्ली और धार्मिक विशेषताओं वाला देश है। आप तथ्य को जोड़कर और मुसलमान आर्थिक रूप को कमजोर और उन्हें कर्ज पर खास तौर पर देखेंगे कि किस प्रकार, और इनकी चर्चा करेंगे। सामूहिक अकेलेपन की भावना। बाल गंगाधर तिलक की 20वीं शताब्दी की शुरुआत में, ध्यान से देखिए, तिलक की एकता के प्रतीक में गिरे हुए चित्र में पवित्र चर्च और मंदिर के चित्रित किए गए। देखिए, सब दिखाया गया है इसमें, मंदिर मस्जिद चारों तरफ इसमें दर्शाया गया। राष्ट्रवाद की भावना तब पनपती है जब लोग ये महसूस करने लगते हैं कि एक ही राष्ट्र के अंग है। क्या महसूस करें? कि हमारा देश ही हमारा राष्ट्र है, हम ही राष्ट्र से जुड़े हैं। जब वे एक दूसरे को एक सूत्र में बांधने के लिए कोई साझा बात ढूंढते हैं, लेकिन राष्ट्र के लोग मस्तिष्क में एक यथावत रूप कैसे लेते हैं? विभिन्न समुदाय देशों की भाषा संबंधित अलग अलग समूह और समूह के अकेलेपन की भाव के विपरीत ये कैसे स्थिति उत्पन्न हो? सामूहिक अकेलेपन की यह भावना आंशिक रूप से संयुक्त संघर्ष के चलते पैदा होती है। इसके अलावा बहुत सारे सांस्कृतिक प्रक्रियाओं में भी, जिनके जरिए राष्ट्रवाद लोगों की कल्पना और दिलो दिमाग पर छा गया।
इतिहास, साहित्य, लोक कथाएं, गीत, चित्र, प्रतीकात्मक राष्ट्रवाद और अपना इन सब में इन्होंने अपना योगदान देने का, को देखने का, इनको सब करने और समझने की सीख भी विकसित की है, जिनको हम लोग अच्छे से आपका देख सकते हैं, समझ सकते हैं क्या चीजें हैं, किस प्रकार से इनको हम देख रहे हैं। ये थोड़ी सी बात हमको यहाँ पर समझनी चाहिए और देखनी चाहिए कि कैसे किस प्रकार की ये सारी चीजें। जैसा कि आप जानते हैं कि राष्ट्र की पहचान सबसे ज्यादा किसी तस्वीर में अंकित की जाती है। इससे लोगों की एक ऐसी छवि गढ़ने में मदद मिलती है जिसके जरिए राष्ट्र को पहचान सकते हैं। 20वीं शताब्दी में राष्ट्र के विकास के साथ साथ भारत की पहचान भी भारत माता की छवि के रूप में लेती है। इस छवि के निर्माण में आरंभिक में बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने किया है। 1870 के दशक में उन्होंने मातृभूमि की स्तुति के रूप में वंदे मातरम गीत लिखा। किसने लिखा है? बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। इन्होंने क्या लिखा है? वंदे मातरम सुजलाम सुफलाम जैसी शिलम सस्य साबलाम मातरम तुम ज्योति गाला। ठीक है। बाद में उन्हें उपन्यास आनंद मठ से शामिल कर लिया गया। एक स्वदेशी आंदोलन में खूब गाया गया है। स्वदेशी आंदोलन से प्रेरित रविंद्रनाथ टैगोर ने भारत की माता की विख्याता की छवि दी। किसने? रविंद्रनाथ टैगोर ने छवि को चित्रित किया। पेंटिंग में भारत को एक सन्यासी के रूप में दर्शाया गया है। शांत, गंभीर, दैवीय, आध्यात्मिक गुणों से युक्त है और आगे चल के इस छवि को बड़े पर तस्वीरों में उतार जाने लगा और कलाकारों ने यह तस्वीर बनाने लगे। भारत माता की छवि विधिक रूप से ग्रहण कर ली गई और इस मातर छवि के श्रद्धा में राष्ट्र का प्रतीक इन सबको आपको देख रहे। रविंद्रनाथ टैगोर ने ऐसी छवि गढ़ी जो आपको यहाँ पर जो फोटो दिखाई दे रही है, ये रविंद्रनाथ टैगोर की भारत का विचार भारतीय लोक कथाओं को पुनर्जीवित करने का आनंद से भी मजबूत किया। 19वीं शताब्दी के आखिर में राष्ट्रवादियों ने भाटों व चरणों के द्वारा गाई सुनाई जाने वाली लोक कथाओं को दर्ज करना शुरू कर दिया। लोकगीत और जन सुनवाई को इकट्ठा करने के लिए गांव-गांव घूमने। उनका मानना था कि ये कहानियां हमारी परंपराओं और संस्कृति की तस्वीर पेश करती हैं, जो बाहरी ताकतों के प्रभाव से भ्रष्ट और दूषित हो चुकी। अपनी राष्ट्र पहचान को ढूंढने और अपने अतीत का गौरव को भाव को पैदा करने के लिए इस लोक परंपरा को बचा कर रखना भी जरूरी था। बंगाल में खुद रविंद्रनाथ टैगोर ने भी लोक गाथा, बाल गीत, मिथकों को इकट्ठा करने पर निकल पड़े और उन्हें लोक परंपराओं को पुनर्जीवित करने का आंदोलन का नेतृत्व किया कि भाई जो हमारी लोक परंपरा है उनको जीवित करना। मद्रास के नेटाल शास्त्री ने द फोकल लॉक्स ऑफ सदर्न इंडिया नामक एक तमिल लोक कथाओं के विशाल संकलन के 4 खंड प्रकाशित किए। उनका मानना था कि लोक कथा राज साहित्य की होती हैं, लोगों के असल विचार और विशिष्ट सबसे विश्वसनीय हैं। जैसे जैसे राष्ट्रीय आंदोलन आगे बढ़ेगा, राष्ट्रवादी नेताएं खुद को एकजुट करने और राष्ट्रवाद की भावना के लिए तरह के चिन्ह और प्रतीकात्मक के बारे में ज्यादा जागरूक होंगे। बंगाल में स्वदेशी आंदोलन के दौर पर एक तिरंगा झंडा हरा पीला लाल तैयार होगा। इसमें ब्रिटिश भारत के 8 प्रांत का प्रतिनिधित्व करते हुए कमल के 8 फूल और हिंदुओं की मुस्लिम प्रतिनिधित्व करता है। अर्धचंद्राकार दर्शा गए हैं। 1921 तक गांधी जी ने स्वराज का डंडा तैयार कर लिया और यह भी महातिरंगा इसके मध्य गांधी जी के प्रति दिखाई दिया और स्वराज बलिदान का प्रतीक था और झंडे इनके समेत चलते हुए और प्रतीक अवज्ञा के रूप में हमको दिखाई दिया। इतिहास की पुनर्व्यवस्था राष्ट्र की भावनाओं को पैदा करने के लिए और संसाधन के लिए सदी के अंत तक आगे आगे बहुत सारे ये महसूस करने लगा। राष्ट्र के एक प्रति भाव गर्व जागने लगे। भारतीय इतिहास को अलग ढंग से पढ़ाया जाने लगा। अंग्रेजों की नजर में भारतीय पिछड़े हुए थे। देख लिया।
आदिम लोग जो अपनी शासन व्यवस्था खुद संभाल सकते थे, उन्हें सरकार के जवाब में अपनी महान उपलब्धि की खोज के अतीत में देख सकते हैं और गौरव में प्राचीन युग के बारे में लिखना शुरू कर दिया, जब कला और वास्तुकला और विज्ञान, गणित और धर्म, संस्कृति और कानून, दर्शन, हस्तकला, व्यापार फल फूल रहे थे। उनका कहना था कि इस महान युग के बाद भी पतन का समय आ गया, भारत को गुलाम बना लिया गया है और राष्ट्र इतिहास के पाठक अतीत की महानता और उपलब्धियों पर गर्व करने और ब्रिटिश शासन की दुर्दशा से मुक्ति और संघर्ष के लिए अपने मार्ग का आह्वान किया है। कैसे कर रहे हैं? दुर्दशा कर दी है उन्होंने और उसके लिए अपने मार्ग और मुक्ति का आह्वान कर रहे हैं। देख सकते हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कैसे उन सब की कहानियों को दर्शाया है, उन सारी कहानियों को चित्रित किया है। आगे बढ़े, यहाँ तक आपने देख लिया। अब देखिए, ध्यान से देखिए, दर्शाई गई माँ की छवि शिक्षा, भोजन और कपड़े दे रही है। माला है, सन्यासी के गुण को रेखांकित करती है। भूतपूर्व रवि वर्मा की भांति ही रविंद्रनाथ टैगोर ने भी इस चित्र शैली को विकसित करने का प्रयास किया, सच्चे अर्थों में भारत माता माना जा सके। ये कौन है? आपका देखिए, पंडित जवाहरलाल नेहरू। इस चित्र में नेहरू ने भारत माता और भारत के नक्शे को हृदय के पास दिखाए रखे हैं। बहुत सारे चित्रों को राष्ट्रवादी नेता ने अपने सिर पर भारत के नक्शे को चढ़ाते हुए दर्शाया गया है कि मां के लिए बलिदान और उनके विचार की कल्पना ही ऐसी है, बहुत महत्वपूर्ण है। ये प्रदर्शन किया गया है और उनको दिखाने का प्रयास किया है। भारत माता की छवि रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा रचित छवि के बिल्कुल विपरीत है। भारत माता के हाथों में त्रिशूल और शेर और हाथी के बीच खड़ी है और शक्ति और सत्ता का, समृद्धि का प्रतीक हमको दिखाई दे रही है। देखिए, दिखाई दे रही है कि नहीं दिखाई दे रही है? अब हम निष्कर्ष पर पहुंच रहे हैं। छवि का सहारा लिया जा रहा है, वे हिंदू प्रतीक हैं और समुदाय के लोग अलग थलग महसूस करने लगे। अंग्रेज सरकार के खिलाफ बढ़ता गुस्सा विभिन्न भारतीय समुदाय और वर्गों को स्वतंत्रता का साझा संघर्ष खींच रहा है। महात्मा गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस के लोगों ने असंतोष और परेशानियों की स्वतंत्रता के संगठनित आंदोलन में सहमति करने का प्रयास किया। आंदोलन के जरिए पूरे देश की एकता को सूत्र में पिरोने का प्रयास किया। लेकिन जैसा हमने देखा है कि आंदोलन में हिस्सा लेने वाले विभिन्न समूह और अलग अलग वर्ग आकांक्षाओं और अपेक्षाओं के साथ हिस्सा ले रहे हैं। उनकी शिकायतें बहुत व्यापक थीं, इसलिए औपनिवेशिक शासन से मुक्ति पाने में सबसे अपना अपना अर्थ और कांग्रेस के विभेद को हल करने और यह सुनिश्चित करने के लिए हमेशा प्रयास किया कि एक समूह की मांग के कारण दूसरा समूह न चल जाए। यही वजह है कि आंदोलन अक्सर बिखराव आता रहा। कांग्रेस की सरगर्मियों पर राष्ट्रीय एकता के शिखर को छूने के बाद भी बिखराव और आंतरिक टकराव का चरण आते जाते रहे। ऐसे रहे, जो चरण है वो इसमें आते जाते रहे। क्लियर है? तो आप इसके निष्कर्ष को पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं। हो गया? अब देखिए, भारत छोड़ो आंदोलन इस मिशन की असफलता एवं द्वितीय विश्व युद्ध के प्रभाव से भारत में व्यापक असंतोष का जन्म दिया। इसके फलस्वरूप गांधी जी ने एक आंदोलन शुरू किया और अंग्रेजों ने पूरी तरह से भारत छोड़ो आंदोलन शुरू कर दिया। वर्धा यानी 14 जुलाई 1942 को अपने कार्यकारिणी में कांग्रेस कार्य समिति, डेट ध्यान रखना, 14 जुलाई 1942 को कांग्रेस की कार्यकारिणी समिति ने ऐतिहासिक नारा भारत छोड़ो का प्रस्ताव किया। इसमें सत्ता में भारतीयों को ताकत का हस्तांतरण और भारत छोड़ने की मांग की गई। 8 अगस्त 1942 इसको अगस्त क्रांति के नाम से जाना जाता है। और कहां से शुरू हुई? ये बंबई में अखिल भारतीय कांग्रेस ने इसका प्रस्ताव का समर्थन किया। पूरे देश में व्यापक पैमाने पर अहिंसक आंदोलन का आह्वान किया गया।
इस अवसर पर गांधी जी ने प्रसिद्ध नारा करो या मरो का भाषण दिया, भारत छोड़ो आह्वान किया, देश की अधिकतर व्यवस्था में ठप कर दी गई और लोग स्वतः ही आंदोलन में कूद पड़े। लोगों ने हड़ताल, राष्ट्रीय गीतों के नारे, प्रदर्शन किए। आंदोलन में एक जन आंदोलन था जिसने छात्र, मजदूर, किसान, हजारों साधारण लोग, नेता की सगैर भागीदारी थी, जिसमें जयप्रकाश नारायण, अरुणा आसापल्ली, राम मनोहर लोहिया, बहुत सारी महिला, बाप के संघर्ष की माता हजारा, असम के कन्नार, बरुआ, ओडिशा की रामा देवी जैसे अधिक बल प्रयोग करने के बावजूद 1 वर्ष के भीतर का अधिक समय लगा। यार इतना सारा संघर्ष और इतना सारा सब कुछ होने के बाद भी ये आंदोलन शुरू होने के साथ भी 1 साल का और समय लगा। यानी कि सोचिए, शुरू हुआ 8 अगस्त 1942 को, आजाद हुए 15 अगस्त 1947 को। इतना लंबा समय हमने इसमें झेला। चलिए तो मेरे प्यारे बच्चों, चैप्टर भी समाप्त हो गया है, समय भी अब हमारी क्लास भी कंप्लीट हो गई है। तो मेरे प्यारे बच्चों, मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में नए चैप्टर के साथ और नई क्लास के साथ। आप इसको पढ़िए, रिवीजन करिए। धन्यवाद।